नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सर। ट्रिकी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन किए थे। आज हम 50 क्वेश्चन फिर से लेके आए हैं। आप ज़रूर उनको ऐड करते जाएं, है ना। पहला क्वेश्चन है हमारा, 10% ऊर्जा का नियम किससे संबंधित है ना। 10% ऊर्जा का नियम किससे संबंधित है? लिंडमैन, हरलोक, अनिल काकोडकर या सेस्ट अर्नेस्ट हैकल। इसका नाम क्या है? अर्नेस्ट हैकल। थोड़ा सा ऐड करने में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। तो 10% ऊर्जा का नियम किससे संबंधित है? 10% ऊर्जा का नियम जो दिया है वो लिंडमैन ने दिया है। किसने दिया है? लिंडमैन ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10% ऊर्जा का नियम किससे संबंधित है? लिंडमैन से संबंधित है। अनिल काकोडकर की बात करें तो इनका जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में हुआ है। ये भारत के वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत का साइंसमैन या विज्ञान पुरुष या मध्य प्रदेश का विज्ञान पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लिंडमैन। चलें दूसरा क्वेश्चन देखें आप। भारत में शिलोंग का पठार किस रेखा से अलग है या जुड़ता है, या अलग करता है या जुड़ता है? इंपॉर्टेंट है। भारत से देखें आप, ये भारत देखें आप, भारत से शिलोंग का पठार किस रेखा के द्वारा अलग हुआ है ना। तो पहला है आपका इसमें चिकन नेक रेखा, दूसरा है मैकमोहन रेखा, तीसरा है रेडक्लिफ रेखा, चौथा है आपका एलओसी, है ना। तो सबसे पहले हम बात करें मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में? भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। रेडक्लिफ रेखा किसके बीच में है? ये आपके पाकिस्तान और भारत के बीच में है। कौन सी रेखा आपकी? रेडक्लिफ रेखा, है ना। दूसरी है आपकी चिकन नेक रेखा। चिकन नेक रेखा भारत के पूर्वी राज्यों को, भारत के पूर्वी राज्यों को भारत के मुख्य राज्यों से जोड़ती है। मुख्य राज्यों से जोड़ती कौन सी रेखा आपकी? चिकन नेक रेखा। तो चिकन नेक रेखा, क्वेश्चन क्या पूछा है? शिलोंग का पठार। अब शिलोंग का पठार क्या है? अच्छा, मेघालय की राजधानी क्या है? मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। तो वहीं पर शिलोंग का पठार है। तो शिलोंग का पठार यहाँ बना हुआ है और ये चिकन नेक रेखा, कौन सी रेखा? चिकन नेक रेखा के द्वारा अलग हुआ है या जुड़ा हुआ है। चिकन नेक रेखा का मतलब क्या है कि भारत की जो आकृति है वो मुर्गे की गर्दन के समान है और भारत सरकार ने उसे नाम दिया है चिकन नेक रेखा, जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? पश्चिम बंगाल, जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को जुड़ने का काम करती है। कौन सी रेखा? चिकन नेक रेखा। रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। एलओसी, एलओसी भारत के कहाँ पे है? चीन अधिकृत कश्मीर के आसपास में लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से उसे जाना जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चिकन नेक रेखा, जो शिलोंग के पठार को जोड़ती है, चिकन नेक रेखा। चले नेक्स्ट देखें आप। पुरातत्व स्थल ग्यारसपुर कौन से जिले में अवस्थित है? ग्वालियर में है या मुरैना में है या विदिशा में है या शिवपुरी में है? ग्यारसपुर, प्राचीन पुरातत्व स्थल ग्यारसपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो विदिशा में है। कहाँ पे है? विदिशा में प्राचीन स्थल ग्यारसपुर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित है ना। ठीक है, ग्वालियर का पुराना नाम वत्स है, मुरैना मोरों की नगरी कहा जाता है। शिवपुरी, जो शिवपुरी को मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी के नाम से उसे जाना जाता है। किसके नाम से? पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। इसे शिवपुरी को, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विदिशा ग्यारसपुर हमारा पुरातत्व स्थल विदिशा में है। नेक्स्ट देखें आप। राजा मुचकुंद की गुफा कहाँ पर स्थित है? भिंड में, मुरैना में, खंडवा में या होशंगाबाद में? तो सबसे पहले होशंगाबाद की बात करें तो यहाँ पर कौन सी गुफा है? आदमगढ़ की गुफाएं कहाँ पे हैं? होशंगाबाद में। यहाँ पर पशुपालक या पशुओं के या स्तनधारी पशुओं के साक्ष्यों की यहाँ पर खोज की गई, आदमगढ़ होशंगाबाद में। खंडवा में बात करें तो खंडवा में जो है आपका ओमकारेश्वर सर खंडवा में पड़ता है। भिंड की बात करें तो भिवंडक ऋषि, कौन से ऋषि? भिवंडक ऋषि के नाम पर इस शहर का नाम क्या पड़ा है? आपका भिंड पड़ा है। और राजा मुचकंद की गुफाएं भारत में कहाँ, मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो वो है आपके मुरैना जिले में स्थित है। कहाँ पे है? राजा मुचकंद की गुफाएं मुरैना जिले में स्थित है। आंसर मुरैना हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देखें आप। द्वितीय सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी? द्वितीय सम्मेलन की संज्ञा किस सम्मेलन को दी गई है? द्वितीय सम्मेलन 1992, तो कुछ ज़्यादा हो गया है, 2100 मतलब 2120, 1972 या 2002। द्वितीय सम्मेलन किसे कहा गया है? सन 1992 में ब्राज़ील में, सन 1992 में ब्राज़ील में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन,
जहां पर विश्व के सभी देश ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा दी गई। और उसी को ही द्वितीय सम्मेलन, सॉरी माफी चाहते हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा इसका, सन 2002 में इसे द्वितीय सम्मेलन के नाम से इसे जाना जाता है। तो द्वितीय सम्मेलन आपके कब हुआ था? सन 2002 में, जो कि स्टॉकहोम में हुआ था। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जनेरो शहर में हुआ था। कहाँ पर? रियो डी जनेरो शहर में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संज्ञा किसे दी गई थी? जो स्टॉकहोम है, जो 2002 में वहाँ पे हुआ था। तो द्वितीय सम्मेलन किसे कहा जाए? सन 2002। आंसर हमारा 2002 हो जाएगा। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जब हुआ था वो आपके 1992 ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलें नेक्स्ट देखिए आप, पर्यावरण निश्चयवाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? डेविस, कार्ल रिटर, चंडी प्रसाद भट्ट या ग्रिफिथ टेलर? ग्रिफिथ टेलर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट। ये भारत के एक पर्यावरणविद थे। कौन थे? पर्यावरणविद, जिन्होंने 1973 में जो चिपको आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन भारत के कहाँ से हुआ था? यूके, उत्तराखंड से हुआ था। चमोली जिले से चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। पर्यावरण को बचाने के लिए वहाँ के लोग पेड़ों से चिपक गए थे। और इन्हीं के साथ में एक भारत के पर्यावरणविद थे जिनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, इन्होंने ये इसके प्रमुख प्रणेता थे, जिन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। सुंदरलाल बहुगुणा, इनके साथ चंडी प्रसाद भट्ट और एक महिला थी जिनका नाम था गोरा देवी। क्या नाम था? गोरा देवी। इन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। पर्यावरण निश्चयवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो पर्यावरण निश्चयवाद का जनक ग्रिफिथ टेलर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रिफिथ टेलर को कहा जाता है। ये चारों जो लोग हैं ये भी पर्यावरण से ही संबंधित हैं, लेकिन पर्यावरण निश्चयवाद का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो ग्रिफिथ टेलर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आप, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थल में से सम्राट अशोक का शिलालेख नहीं है। क्या पूछा है? सम्राट अशोक का शिलालेख नहीं है। सम्राट अशोक का शिलालेख नहीं है। अब ये जो चार हम देखते हैं ये आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत चार, गुजरा दे रखा है तो ये आपके दतिया में है गुजरा, ठीक है। दूसरा देखा रूपनाथ देखा है, रूपनाथ देखा है तो ये आपके जबलपुर में है रूपनाथ। सांची कहाँ है? सांची आपके रायसेन में पड़ता है, सांची रायसेन, ठीक है। पनगुरड़िया कहाँ पड़ता है? पनगुरड़िया पड़ता है आपके सीहोर में पड़ता है। और भरहूत कहाँ पड़ता है? सतना में भरहूत। और दो दे रखे हैं आपके विदिशा और भोपाल दे रखा है। तो गुजरात दतिया अभिलेख ये भी सम्राट अशोक से, रूपनाथ तक ये भी सम्राट अशोक से संबंधित है। सांची सम्राट अशोक ने दूसरी तीसरी शताब्दी के आसपास, कौन सी शताब्दी? दूसरी व तीसरी शताब्दी के आसपास में सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया। पनगुरड़िया अभिलेख जो है आपके सीहोर में है, ये सम्राट अशोक से संबंधित है। भरहूत स्तूप जो भी ये भी सतना में है। सारोमारो, ये क्या है? सारोमारो की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये आपके शहडोल और सीधी जिले के आसपास मुख्य रूप से पाई जाती है। सीधी, शहडोल और आपके सिंगरौली जिले में पाई जाती है। मुख्य रूप से सीधी सिंगरौली, इसमें दे रखा है शहडोल तो इसको आप छोड़ दें, आप सीधी और सिंगरौली जरूर करें आप, इंपॉर्टेंट है ये। तो सारोमारो भी है, पनगुरड़िया, सांची रायसेन भी है, दतिया गुजरा और रूपनाथ तक भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। तो विदिशा और भोपाल में सम्राट अशोक से संबंधित कोई भी अभिलेख नहीं है। आंसर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है डियर। चलें नेक्स्ट देखें आप, पुराणों में पद्मावती को किसकी राजधानी बताया गया? इंपॉर्टेंट है। कुषाणवन की राजधानी बताया है, मलराज की राजधानी बताया है, नागवंश की राजधानी बताया है, या वाकटक वंश की राजधानी बताया है। पद्मावती, अच्छा पद्मावती मध्य प्रदेश में है कहाँ? पहले तो ये देखें आप, पद्मावती मध्य प्रदेश में कहाँ है? पद्मावती ये मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक जिला है जिसका नाम क्या है? ग्वालियर जिला। कौन सा जिला? ग्वालियर। और ग्वालियर में ही नागवंश की जो राजधानी थी वो थी पद्मावती। पद्मावती, नागवंश की राजधानी क्या थी? पद्मावती। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नागवंश हो जाएगा। नागवंश की दूसरी राजधानी, नागवंश की दूसरी राजधानी थी वो थी मथुरा को इन्होंने बनाया था। किससे बनाया था? मथुरा को। इंपॉर्टेंट करते, नोट जरूर करते जाएं आप इनको, है ना। तो दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा। और पद्मावती जो मध्य प्रदेश में कहाँ है? ग्वालियर। इसे पदम पवैया भी कहा जाता है। क्या कहा है?
पवैया भी कहा जाता है। पद्म पवैया या पद्मावती कहाँ पे है? ग्वालियर में स्थित है ना। तो नागवंश की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? पद्मावती उनकी राजधानी हुआ करती थी। चले नेक्स्ट देखें आप। कलचुरी वंश के किस शासक को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उज्जैनी भुजंग किसे कहा जाता है? कलचुरी वंश का शासक। ये चारों जो है आपके कलचुरी वंश से संबंधित हैं। युवराज देव, शंकरगण प्रथम, गंगेय देव प्रथम या कर्णदेव प्रथम, है ना। तो उज्जैनी भुजंग किसे कहा जाता है? युवराज देव को ही उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। किसे कहा जाता है? युवराज देव को ही उज्जैनी भुजंग के नाम से जाना जाता है। कर्णदेव को लक्ष्मण देव के नाम से भी जाना जाता है। कर्णदेव को किसके नाम से? लक्ष्मण देव के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण देव कर्णदेव को कहा जाता है। तो कलचुरी वंश की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ रही? तो वह आपके जबलपुर में रही, जिसे त्रिपुरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिपुरी के नाम से उसे जाना जाता है। इन्होंने माहिष्मती को भी अपनी राजधानी बताया था। कलचुरी वंश की दो राजधानी, एक तो माहिष्मती और दूसरी जो बनाई थी आपकी, किसे बनाया था? आपको त्रिपुरी को बनाया था। त्रिपुरी का एक शहर है पुराना, जिसका नाम डाभाल था। कौन सा था? डाभाल को कलचुरी वंश ने अपनी राजधानी बनाया था। वो त्रिपुरी के अंतर्गत ही आता है। वो त्रिपुरी कहाँ? जबलपुर, और जबलपुर का ही प्राचीन नाम त्रिपुरी है ना। तो कलचुरी वंश ने किस शासन ने उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? युवराज देव को कहा जाता है। चले नेक्स्ट देखें आप। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? प्रारंभिक परमार वंश के संस्थापक, है ना। पूछा क्या है? प्रारंभिक कौन थे इसमें? तो भोज, राजा भोज थे, या राजा पुंड या मुंज थे, राजा मुंज थे, या कृष्णराज या उपेंद्र थे, या सियर या श्रीहर्ष थे। तो परमार वंश की स्थापना किसने दी? कृष्णराज ने परमार वंश की स्थापना की, जिसे उपेंद्र राज कृष्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपेंद्र राज कृष्ण के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दें, इसको जरूर लिखे आप। और राजा भोज मध्य प्रदेश में कहाँ के राजा थे? ये मध्य प्रदेश के धार जिले के राजा थे। कहाँ के थे ये? धार जिले, जिन्होंने अपनी राजधानी से बनाया था। राजा भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? धार को बनाया था। और राजा भोज समारोह कहाँ मनाया जाता है? धार में ही मनाया जाता है। इसको जरूर ऐड करते जाएं आप। तो परमार वंश के प्रारंभिक संस्थापक कौन थे? कृष्णराज या उपेंद्र राज कृष्ण परमार वंश के प्रारंभिक संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखें आप। जलाक्रांता मृदा में किस प्रकार की वनस्पति पाई? जलाक्रांता मृदा, जो जल से ग्रसित मृदा, उसमें कौन सी वनस्पति पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है। मैग्रोवा पाई जाती है, या कांटेदार पाई जाती है, या झाड़ीदार पाई जाती है, या सदाबहार पाई जाती है? सदाबहार की बात करें, सदाबहार भारत के दक्षिण क्षेत्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और नीलगिरी के पहाड़ी सदाबहार वन, झाड़ीदार वन जो है आपके इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कांटेदार वन राजस्थान के आसपास में पाए जाते हैं। मैग्रोवा वन, इन्हीं मैग्रोवा वनों को ज्वारीय वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ज्वारी वन के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्हें सुंदर वन के नाम से भारत में जाना जाता है। किसके नाम से? सुंदर वन के नाम से इन्हें भारत में जाना जाता है। ज्वारी वन, सुंदर वन, मैग्रोवा वन, या इन्हें अपलावी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वनों के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। एमपीपीएससी का पिछले अभी जो 2023 में जो एग्जाम हुई थी 21 मई को, उसी का ही क्वेश्चन है। सुंदरवन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्वारी वनों के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो भारत में देखें, ज्वारी वनों की सर्वाधिक अधिकता कहाँ पे है भारत में? तो ये आपका भारत है। और भारत का जो आपका जो पश्चिम बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सा डेल्टा का निर्माण करती है? सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी भारत की? तो एक तो है आपकी गंगा नदी और एक है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती है। किस राज्य में? भारत के। तो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और किसके बीच? बांग्लादेश के बीच में उस सुंदरवन के डेल्टा का वो निर्माण करती है। तो ज्वारी वन, जलाक्रांता मृदा में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैग्रोवा वनस्पति। मैग्रोवा को ज्वारी वन कहा जाता है, उसी को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, उसी को अपलावी वन कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा दलदली क्षेत्र सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। दूसरा है गुजरात का कच्छीकरण, और तीसरा जो है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक दलदली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में पहला पश्चिम बंगाल सुंदरवन, दूसरा गुजरात का कच्छीकरण, और जो तीसरा है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आता है। चले, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैग्रोवा, है ना। ध्यान जरूर दें आप, इनको जरूर पढ़े आप। डीप इकोलॉजी या गहन परिस्थिति के जनक किसके नाम से जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा, या अर्निस है ये अर्निस नेस, या डॉक्टर राम
मिश्रा, रामदेव मिश्रा है या रामदेव मिश्रा के नाम से इन्हें जाना जाता है ना। तो भारत में सबसे पहले बात करें, भारत में पर्यावरण परिस्थिति के जनक कौन? डॉक्टर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। पर्यावरण परिस्थिति के जनक कौन? डॉक्टर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें, अभी बताया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता किसके प्रणेता? चिपको आंदोलन के प्रणेता। और चिपको आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था? उत्तराखंड, यूके। 1973 में कहाँ से? चमोली जिले से। कहाँ से किया गया था? चमोली जी से, है ना। और इनके साथ में सुंदरलाल बहुगुणा के नाम से चंडी प्रसाद भट्ट, एक गोरा देवी महिला भी इनके साथ में थी। और ये चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में या उनके द्वारा शुरू किया गया था। उत्तराखंड से चमोली जिले से किया गया था। डीप इकोलॉजी, गहन परिस्थिति की, अर्निस्ट नेस को जनक को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दें आप। डीप इकोसिस्टम या डीप इकोलॉजी, गहन परिस्थिति के जनक अर्निस्ट नेस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसको ऐड करते जाएं। अवनलिका का निर्माण कौन सी नदी करती है? अवनलिका, अवनलिका मतलब इरोजम या नालियों का निर्माण, दस्यु खड्डों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो आपको पता ही होगा कौन सी नदी है। भारत मध्य प्रदेश की चंबल नदी अवनलिकाओं का निर्माण करती है या दस्यु खड्डा या डाकुओं के आश्रय स्थली का निर्माण करती है। देखिए आप, वो सर्वाधिक तौर पर कहाँ करती है? मध्य प्रदेश में। तो ये आपका है क्या? मध्य प्रदेश है। और इसी के आसपास जो आपका है चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम आपके इंदौर जिले की कौन सी पहाड़ी? जाना पाव पहाड़ी से होता है। यहाँ से निकलती है इस तरह से, और ये 965 किलोमीटर बहने के बाद में किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। अब चंबल नदी यहाँ पे आपका श्योपुर पड़ता है, यहाँ मुरैना है, और यहाँ पर आपका भिंड जिला है। इसी ज़िले में काफ़ी फसफसी पोली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पर कुछ कई जगह कठोर होती है, कई जगह पतली पोली मिट्टी होती है। तो स्पीड से या तेज़ बहाव के दौरान, बाढ़ के दौरान वो वहाँ से एक जगह से मिट्टी उठाकर दूसरी जगह जमा देती है। तो उसके द्वारा कहीं खड्डों का निर्माण होता है, अवनलिकाओं का निर्माण होता है। जिगजाग तरह से ये नदी यहाँ पर बहती है। इसी कारण अवनलिकाओं का निर्माण करने वाली नदी कौन सी? तो वो आपकी चंबल नदी है। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेतवा नदी का उद्गम जो होता है आपके रायसेन जिले से होता है। रायसेन जिले के कहाँ से होता है? कुमरा गांव से होता है। रायसेन जिले के कुमरा गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। ये इस तरह से बहते हुए चली जाती है। नदी नर्मदा नदी है। ये पूर्व से पश्चिम में बहने वाली भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी, और पूर्व से पश्चिम में बहने वाली, पूर्व से पश्चिम में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। लगभग इसकी जो कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपुच पहाड़ी, कौन सी? बंदरपुच पहाड़ी के यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। इस नदी को कालिंदी कहा जाता है। यमुना को क्या कहा जाता है? कालिंदी के नाम से जाना जाता है। इसे एक खुला नाला भी कहा जाता है। कालिंदी और खुला नाला के नाम से भी यमुना नदी को जाना जाता है। तो आंसर क्या है? अवनलिका आपकी चंबल नदी बनाती है। नेक्स्ट देखें आप, है ना, ये ऐड जरूर करें आप, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नदी को ग्रीन सूप नदी कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। कालीसी नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी या झेलम नदी? ग्रीन सूप, है ना। क्या होता है, जब बारिश के समय में या कुछ लंबे टाइम के बाद में जब नीलहरे शैवाल है उस क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उसके द्वारा उसके पानी में वो पूरी तरह से वो हरी दिखाई देती है। तो वो नदी कौन सी है? वो है आपकी काली सिंध है, या यमुना नदी है, या गोदावरी है, या झेलम नदी है। ठीक है, एक नदी है भारत की गंगा नदी, और गंगा नदी के ही एक समान है, छोटी नदी है, वो है आपकी यमुना नदी। यमुना नदी को ही ग्रीन सूप नदी के नाम से जाना जाता है ना। तो ध्यान रखें, अभी जो हमने यमुना नदी के बारे में बताया। काली सिंध का निर्माण उद्गम कहाँ से होता है? देवास जिले की बागली तहसील से। कहाँ से निकलती है ये? बागली तहसील से। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक जिला। कौन सा जिला? नासिक जिला के कहाँ से? महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम? गोदावरी नदी का। नासिक जिला, महाराष्ट्र। कौन सी पहाड़ी? त्रयंबकेश्वर पहाड़ी। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करें। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के किनारे, त्रयंबकेश्वर। ठीक है। झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील। कौन सी? शेषनाग झील के आसपास से, जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है। कौन सी पहाड़ी? पीर पंजाल की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? झेलम नदी का। झेलम नदी को प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? वितस्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितस्ता के नाम से झेलम को कहा जाता है। ठीक है। और वितस्ता का युद्ध, झेलम का संग्राम, हाइडे स्पीडी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और आपके पंजाब के राजा पोरस के बीच में झेलम का संग्राम हुआ था। तो ग्रीन सूप नदी किसे कहा जाता है?
आपके यमुना नदी को कहा जाता है और गंगा को भी कहा जाता है। तो आंसर हमारा यमुना हो जाएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें आप। ब्रिटिश काल में मध्य भारत क्षेत्र में बुंदेलखंड विद्रोह कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। मध्य भारत है ना, मध्य भारत की हम बात करें, बुंदेलखंड विद्रोह, बुंदेलखंड विद्रोह मध्य भारत, ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश के आसपास जो है पूरा का जो एरिया है इसे मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। 1842 कब की बात है? 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, बुंदेला विद्रोह कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। चलें नेक्स्ट देखें आप। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो, यह कथन स्वतंत्रता सेनानी ने कहा। किस सेनानी ने कहा है? नवाब अली खान ने कहा, फाजिल मोहम्मद खान ने कहा है, सआदत खान ने कहा या बख्तावर सिंह ने कहा है। बख्तावर सिंह की बात करें तो ये आपके अमझेरा रियासत वर्तमान में मध्य प्रदेश के धार जिले में है ना। सआदत खां कहाँ के थे? इंदौर जिले के थे, इंदौर से इन्होंने अपने शहादत। नवाब अली खां आपके भोपाल के आसपास, भोपाल। और फाजिल मोहम्मद खान ये भी कहाँ के थे? आपके भोपाल के ही थे, फाजिल मोहम्मद खान। ठीक है, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन्होंने अपनी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो, साहिबों को मार डालो, यह कथन किसका था? तो यह कथन सआदत खां का था। कहाँ का था? सआदत खां, इंदौर में इन्होंने अपनी शहादत दी और यहीं पर इनका मकबरा समाधि बनी हुई। सआदत खां कहाँ से संबंधित हैं? इंदौर जिले से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिए, पीएससी में इसके बारे में पूछा गया है ना। तो अमझेरा रियासत के प्रमुख राजा कौन थे? तो वो बख्तावर सिंह थे। कौन थे? राजा बख्तावर सिंह। और राजा बख्तावर सिंह को फांसी कहाँ पर दी गई थी? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में राजा बख्तावर सिंह को फांसी दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करें आप इसको। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सआदत खां। नेक्स्ट देखें आप। प्रकृति का स्कैवेंजर मेहतर या प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? स्कैवेंजर किसे कहा जाता है? जो सड़े गले जीव जंतु होते हैं उनको अपघटक के रूप में या उनका उपयोग कौन करता है? तो अपघटक और कवक प्रकृति के मेहतर या प्रकृति के लिए एक सुविधाजनक चीज़ों को उपलब्ध कराने का काम कौन करते हैं? या प्रकृति के स्कैवेंजर्स करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? अपघटक और कवक इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट देखें आप। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? कैलोरीमीटर है या टिम्बर है या थर्मामीटर है या उष्मा है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उष्मा। उष्मा के द्वारा ही परिस्थिति विज्ञान में ऊर्जा का पिरामिड मापा जाता है। और ऊर्जा का पिरामिड पर्यावरण में हमेशा किस प्रकार का होता है? हमेशा सीधा होता है। किसा होता है? हमेशा सीधा होता है, ये याद रखें आप, है ना। तो विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? उष्मा के रूप में इसे मापा जाता है। चलें देखें आगे। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? टाइगर को कहा जाता है, मैग्रोवा कहा जाता है, जलकुंभी को कहा जाता है या कल्पवृक्ष को कहा जाता है? मैग्रोवा बंगाली खाड़ी में पाया जाता है, टाइगर जो बंगाली खाड़ी में पाया जाता है, कल्पवृक्ष भी आपके बंगाली खाड़ी के आसपास तटीय क्षेत्रों में कल्पवृक्ष पाए जाते हैं। और जलकुंभी को ही बंगाल का आतंक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जलकुंभी को बंगाल के आतंक के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बड़े बड़े छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि पानी में बने होते हैं, जलकुंभी, है ना। उन्हीं को क्या कहा जाता है? बंगाल का आतंक के नाम से उन्हें जाना जाता है। चलें नेक्स्ट देखिए आप। इंदौर स्थित गांधी हॉल का मूल नाम क्या था? देखिए आप, किंग एडवर्ड हॉल, किंग एडवर्ड टाउन हॉल, प्रिंस ऑफ वेल्स हॉल, एम्परर एडवर्ड्स हॉल या इनमें से कोई नहीं। क्या है आंसर हमारा? तो किंग एडवर्ड टाउन हॉल के नाम से इंदौर जो स्थित है गांधी हॉल का मूल नाम पहले था। क्या नाम था? किंग एडवर्ड टाउन हॉल के नाम से इसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है पुलिस कांस्टेबल में, जरूर ध्यान दें आप इससे। भारत का वह राज्य जो कलाओं का घर के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कलाओं का घर किस राज्य को कहा जाता है? भारत का किलो वाला राज्य कौन सा? राजस्थान। भारत का सरसों राज्य किसे कहा जाता है? राजस्थान। भारत का बाजरा राज्य राजस्थान। भारत का मरुस्थलीय राज्य, भारत का मरुस्थलीय राज्य कौन सा? राजस्थान। हिमाचल हिम या बर्फीला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। सेब राज्य किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवभूमि के नाम से उत्तराखंड को जाना जाता है। देवताओं का स्थल केरल, देवभूमि किसे कहा जाता है? उत्तराखंड को कहा जाता है। 2007 से पहले इसे क्या कहा जाता था? उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2007 के बाद इसे क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया। तो कलाओं का घर किसे कहा जाता है? देखिए, मध्य प्रदेश की बात करें तो झाबुआ में आपकी गुड़िया शिल्पकला, उज्जैन में छिपा शिल्पकला, बाघ शिल्पकला,
आपके पिथौरा चित्रकला। तो मध्य प्रदेश को ही कलाओं का घर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कलाओं का घर के नाम से इसे जाना जाता है। और मध्य प्रदेश के बहुत सारे नाम हैं। क्या क्या नाम है मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश को लघु भारत कहा जाता है या मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। इसे सोयाबीन राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोयाबीन राज्य। इसे नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है। इसे गिद्ध राज्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिद्ध राज्य कहा जाता है। इसे टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। इसे सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल वाला राज्य के नाम से जाना जाता है। 77,704 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल, जो लगभग कितने परसेंट पड़ता है? 30.37% के लगभग मध्य प्रदेश का वन क्षेत्रफल पड़ता है। तो हृदय प्रदेश, लघु भारत, सोयाबीन, नदियों का मायका, गिद्धराज, टाइगर राज्य। और इसे ब्रिटिश काल में क्या कहा जाता था? सेंट्रल प्रोविजंस और बरार प्रदेश के नाम से इसे जाना जाता था। थोड़ा सा लंबा हो गया है, जरूर आप इसको ऐड करते जाएं, है ना। तो कलाओं का घर किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कलाओं का घर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। भील जनजाति द्वारा गोल गधेड़ो, है ना, गधेड़ो है, गोल गधेड़ो नामक उत्सव कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। होली के समय पे मनाया जाता है, दशहरा के समय पे मनाया जाता है, दिवाली के समय पे या राखी के समय में। मध्य प्रदेश में एक जनजाति पड़ती है भील जनजाति, और भील जनजाति मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, आपका झाबुआ हुआ, आपका धार हुआ, आपका बड़वानी हुआ, आपका खंडवा, खरगोन, इन जिलों में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिलों में सर्वाधिक तौर पर कौन सी जनजाति है? भील। और आपके होली के समय में, किस समय में? होली के समय में एक उत्सव मनाती है, भगोरिया उत्सव मनाती है। भगोरिया जो है, इसे अपहरण, विवाह, भगोरिया या हाट के नाम से जाना जाता है। तो होली के समय में गोल गधेड़ो उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है? भील जनजाति मनाती है होली के समय। भील जनजाति जो है, देखा जाए तो मध्य प्रदेश के झाबुआ में सर्वाधिक तौर पर, धार है, आपका बड़वानी है, इन जिलों में सर्वाधिक तौर पर पाई जाती है। एक चित्रकला बनाती है यह, पिथौरा चित्रकला। कौन सी जिला? पिथौरा चित्रकला। इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति में कौन सी जनजाति चित्रकला प्रसिद्ध है? पिथौरा चित्रकला प्रसिद्ध है ना। चले नेक्स्ट देखेंगे आप, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? होली के समय गोल गधेड़ो कौन सी मतलब जनजाति मनाती है? तो वो है भील जनजाति। चले नेक्स्ट देखें आप। पोषक तत्वों में कितने प्रतिशत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? पोषक तत्व में, है ना, 90%, 80% या 70% या आपके 10% के लगभग मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पोषक तत्व में कितने % ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है? तो 90% ऊर्जा का उपयोग कर लिया जाता है। कितने %? 90% है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखें आप। ज्वालामुखी फटने पर कौन सा तत्व कौन सा भूचक्र है? कौन सा चक्र प्रभावित होता है? रासायनिक चक्र, भूचक्र, फास्फोरस चक्र या कार्बन चक्र? इंपॉर्टेंट है। तो रासायनिक चक्र तो होगा नहीं, फास्फोरस चक्र होगा क्योंकि ये आपके भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता नहीं, कार्बन चक्र। तो भूचक्र जो है आपका सर्वाधिक तौर पर प्रभावित होता है। कौन सा चक्र? भूमि वाला भूचक्र। क्या होता है कि जब भूमि के अंदर से अति तख्त लावा धरातल पर दिखाई देता है, तो इसी के कारण कहीं गैसें, कहीं मीथेन गैस वगैरह, कहीं लिक्विड टाइप का एक लावा निकलता है, अति तख्त लावा, जिसके कारण से वायुमंडल काफ़ी प्रभावित होता है, कार्बन चक्र प्रभावित होता है। इस कारण से ज्वालामुखी फटने पर कौन सा चक्र प्रभावित होता है? भू चक्र प्रभावित होता है। इंपॉर्टेंट है। ज्वालामुखी के द्वारा 2 झीलों का निर्माण होता है। एक तो होती है क्रेटर और एक होती है कोल्डेरा, है ना। कोल्डेरा जो है बड़े मुंह वाली झील और क्रेटर जो है आपकी छोटे मुंह वाली झील होती है ना। कोल्डेरा झीलों की अधिकता सर्वाधिक किस देश में है? यूएसए में है, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोल्डेरा झीलों की अधिकता है। और ये कोल्डेरा झील किसके द्वारा बनती है? तो ज्वालामुखी के द्वारा, या ज्वालामुखी फटने के द्वारा उसके मुंह से जब लावा निकलता है तो उसी के द्वारा धीरे धीरे वो बंद हो जाता है, उसके द्वारा उन झीलों का निर्माण होता है। तो कोल्डेरा और क्रेटर किस प्रकार की झीलें हैं? ये ज्वालामुखी निर्मित झीलें हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भूचक्र। चले नेक्स्ट देखें आप। मरुस्थली पादप अधिकतर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? वो शाकीय होते हैं या पर्णवृत्तीय होते हैं या पर्णाभिवृत्तीय होते हैं या मांसल होते हैं? मरुस्थलीय, है ना, मरुस्थली पूछा है, रेतीले वाले क्षेत्र में पूछा है। तो रेतीला क्षेत्र में जब वाष्पोषण क्रिया होती है, लंबे समय तक अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब रखने के लिए
वाष्पोजन करेंगे तो भाई पत्तियों के द्वारा वाष्पोजन होता है, या प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो पत्तियों के द्वारा करेंगे। हम मरुस्थलीय क्षेत्र में तो किस प्रकार के पौधे होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र में इस टाइप के कुछ पौधे होते हैं और उन्हीं पौधों के द्वारा कुछ धीरे 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 वो अपनी क्या करते हैं, वाष्पोजन क्रिया, अपना जीवन लंबे समय तक चला देते हैं। इन्हीं मासल होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वो मासल मोटे होते हैं, उसी में वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, वो लंबे समय तक अपना जीवन चलाते रहते हैं। तो मरुस्थलीय पादप में अधिकतर क्या होते हैं, वो मासल या मोटे टाइप के होते हैं। जैसे आपका ये आपका नागफनी हुआ, कौन सा, नागफनी, जिसे हम कैक्टस के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में बात करें, मध्य प्रदेश में कैक्टस गार्डन कहाँ है, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। मध्य प्रदेश में कैक्टस गार्डन कहाँ है, कमेंट्स में जरूर बताएंगे आप, है ना। ठीक है, तो मरुस्थलीय पादप अधिकतर किस प्रकार के होते हैं, मासल होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, मासल। चलिए नेक्स्ट देखें आप, सुंदरवन कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, अभी बताया आपको सुंदरवन कहाँ है, तो राजस्थान में है, या छत्तीसगढ़ में है, या उत्तराखंड में है, या पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन, जहाँ पर एक क्या आपकी नदी आती है, गंगा नदी, और एक अब नदी आती है यमुना नदी। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा का वो निर्माण करती है। कहाँ पे है, आपके बंगाल की खाड़ी में करती है। आंसर है हमारा क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन को क्या कहा जाता है, सुंदरवन को हम ज्वारी वन कह सकते हैं। कौन से वन, ज्वारी वन। इन्हें मैग्रोवा वन भी कहा जाता है। ज्वारी वन या मैग्रोवा वन किसे कहा जाता है, सुंदरवन को ही कहा जाता है। चले नेक्स्ट देखें आप, कंगी शिल्पकला, कौन सी शिल्पकला, कंगी शिल्पकला में कौन सी जनजाति पारंगत है, बंजारा, कोल, सहरिया या भारिया। कंगी शिल्पकला में जो पारंगत जनजाति है वो है बंजारा, और बंजारा जनजाति ने कंगी का विकास किया है। कंगी शिल्पकला सर्वप्रथम उसी ने इसका आविष्कार किया है। तो कंगी शिल्पकला के लिए कौन सी जनजाति पाई जाती है, बंजारा। मध्य प्रदेश में सहरिया कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में सहरिया जो है आपके ग्वालियर में पाई जाती है। कोल मध्य प्रदेश के आपके रीवा में पाई जाती है। और भारिया जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। भारिया जनजाति जो है काफ़ी प्रिमिटिव जनजाति है। भारिया, सहरिया और बेगा ये तीन जनजातियां हैं जिन्हें भारत सरकार ने पिछड़ी जनजाति के रूप में इन्हें विकसित किया है। बंजारा क्या है, घुमक्कड़ जनजाति है। कैसी है, घुमक्कड़ जनजाति है। कैसी जनजाति है, घुमक्कड़, घूमती फिरती जनजाति है। कौन सी, बंजारा। जो इसका मूल जो स्थान माना जाए तो वो कहाँ का है, राजस्थान का माना जाता है। ठीक है, तो कंगी शिल्पकला बंजारा जनजाति है। चले नेक्स्ट देखें आप, पिथौरा शिल्पकला में कौन सी जनजाति जानी जाती है। अभी बताया था पिथौरा चित्रकला किसके लिए जानी जाती है, तो वो भील जनजाति से जानी जाती है। और भील जनजाति मध्य प्रदेश कहाँ पाई जाती है, आपके झाबुआ, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन जिलों में पाई जाती है। कोल आपके रीवा में पाई जाती है। अभी बताया पिछले क्वेश्चन में आपको, गोंड जो है मध्य प्रदेश के सभी जिलों में गोंड जनजाति पाई जाती है। कोरकू जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पाई जाती है, कोरकू जनजाति, और ये इंपॉर्टेंट है। और एक नृत्य करती है, चटकोरा नृत्य। कौन सा नृत्य, चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति करती है, इंपॉर्टेंट है। तो पिथौरा चित्रकला ये सर्वाधिकतर कौन सा चित्र बनाती है, घोड़े का चित्र सर्वाधिक प्रिय इनका पशु होता है घोड़ा, उसका सर्वाधिक चित्र ये बनाने का काम करती है। कौन सी जनजाति, पिथौरा चित्रकला। चलिए नेक्स्ट देखें आप, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, आर्टिफिशियल, है ना। आप बताएं कौन सा है, घास का मैदान है, या वन है, या झील है, या घास का थान का मैदान है। आर्टिफिशियल, घास का मैदान एक प्राकृतिक होता है, पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। झील ये भी प्राकृतिक होती है, ठीक है। वन ये भी प्राकृतिक होते हैं। लेकिन धान का खेत, हम जब धान की रोपण करते हैं तो एक क्यारी बनाकर उसमें जल और लिक्विड टाइप का एक पूरी मिट्टी को गीली करके उसमें धान बोया जाता है, तो वो हमारे द्वारा बनाया जाता है। तो कृत्रिम, कृत्रिम क्या है, आर्टिफिशियल परिस्थिति में कौन सा आ जाएगा, आपका धान आ जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चले नेक्स्ट देखिए आप, पश्चिमी पहाड़ियाँ को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। पश्चिमी पहाड़ियाँ देखें, पश्चिमी मालवा, काठियावाड़, सह्याद्री पर्वत या त्रिशूल पर्वत, है ना। तो यहाँ देखें ये आपका भारत है, और इसी के आसपास जो हमने पूछा गया कि भैया पश्चिमी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, भारत। ये आपका मालवा, ये आपका मालवा हुआ, और आपका सह्याद्री, ये सह्याद्री पर्वत, ये आपका काठियावाड़ गुजरात का, काठियावाड़ गुजरात, और ये आपका त्रिशूल पर्वत जो उत्तराखंड के आसपास पाया जाता है, त्रिशूल पर्वत। तो पूछा क्या है, पश्चिमी, ये भारत का है, पश्चिमी क्षेत्र पहाड़ियों क्या कहा जाता है, तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से इसे जाना जाता है। और ये सर्वाधिक तौर पर कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला जो महाराष्ट्र में सर्वाधिक तौर पर पाई जाती है। इसी महाराष्ट्र की जो सबसे ऊँची चोटी है कलसूबाई की चोटी है। कौन सी चोटी है, कलसूबाई, काठियावाड़ गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है,
गुजरात में। मालवा की बात करें तो सिगार चोटी, कौन सी? सिगार चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। सिगार चोटी मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप जरूर कमेंट्स में बताएं, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है ना। ये आपके लिए आपके क्वेश्चन है एक, देखें आप जरूर। चले नेक्स्ट देखें आप। शेषाचलम बायो रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, केरल में है, या आंध्र प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में? शेषाचलम बायो रिजर्व। बायो रिजर्व क्या है? एक ऐसा वन क्षेत्र जहाँ पर वहाँ के संपूर्ण जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों का एक बड़े स्तर पर संरक्षण किया जाए, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? आपका बायो रिजर्व कहलाता है। तो भारत में से बायो रिजर्व कितने हैं? भारत में 18 बायो रिजर्व है। कितने बायो रिजर्व है? 18। थोड़ा सा स्पीड से जरूर देखिए आप, एक सरसरी नज़र जरूर मारे आप, है ना। भारत में 18 बायो रिजर्व। पहले बात करें आपका तो नीलगिरी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। फिर आपका मन्नार कहाँ पड़ता है? ये भी आपके तमिलनाडु में। फिर आपका अगस्त्यमलाई, ये अगस्त्यमलाई कहाँ पे है? केरल में। एक अभी इसको बाद में लेते हैं, आपका सिमलीपाल, ये कहाँ पे? आपके उड़ीसा में सिमलीपाल। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? सुंदरवन ये आपके पश्चिम बंगाल में। नौकरेक, नौकरेक कहाँ पे है? तो ये आपके मेघालय में है। मानस और डिब्रू सेखोवा, कौन कौन से? मानस और डिब्रू सेखोवा, डिब्रू सेखोवा, ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दो है आपके तो असम में पड़ते हैं। कहाँ पे? दो है असम में। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और दिहांग बायो रिजर्व, दो कहाँ पे? सॉरी ये एक ही है अरुणाचल प्रदेश में। सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा बायो रिजर्व कहाँ पे है? सिक्किम में पड़ता है। ये आपके उत्तराखंड की बात करें तो नंदा देवी बायो रिजर्व कहाँ पे? उत्तराखंड में। यहीं हिमाचल की बात करें, एचपी हिमाचल प्रदेश में है, तो वो है आपका सित मरुस्थलीय बायो रिजर्व। कौन सा? सित मरुस्थलीय बायो रिजर्व या कोल्ड डेजर्ट बायो रिजर्व। गुजरात की बात करें तो कच्छ का रण बायो रिजर्व। कितने हो गए हैं? और आपका यहाँ अंडमान और निकोबार द्वीप में जो है कि वृहद निकोबार बायो रिजर्व है ना, ये कहाँ पे? आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत। मध्य प्रदेश में 3 बायो रिजर्व हैं। कौन कौन से मध्य प्रदेश में? पहला है आपका पचमढ़ी 1999, जरूर आप ये ध्यान रखें। दूसरा है आपका अचानकमार बायो रिजर्व, ये आपके अनूपपुर जिले में है। और आपका तीसरा जो है आपका पन्ना बायो रिजर्व। इस तरह से भारत में कितने? 18 बायो रिजर्व हैं। मैंने आपको पूरे का पूरा 18 बता दिए हैं। अब इनको जरूर थोड़ा सा स्लो करके जरूर लिख लेना। शेषाचलम पूछा है, तो शेषाचलम बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है शेषाचलम। शेषाचलम आपने पुष्पा फिल्म देखी होगी, उसमें से शेषाचलम की पहाड़ियों से सबसे लाल चंदन वहाँ से निकाला जाता है ना। तो शेषाचलम बायो रिजर्व कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इनको जरूर नोट करें आप, आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। चलें नेक्स्ट देखें आप। प्रदेश का दूसरा सर्प उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ है? प्रदेश का पहला सर्प उद्यान कहाँ पे है? पहला तो भोपाल में है, और दूसरा जो है आपके कहाँ पे है? उज्जैन में सर्प उद्यान है। दूसरा सर्प उद्यान कहाँ पे है? उज्जैन में हो जाएगा। चलें दूसरा क्वेश्चन देखें आप, सिंपल क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में गोटमार मेला या गोफण वाला मेला है ना, परंपरागत गोफण वाला मेला, गोटमार मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए, पांडुरना छिंदवाड़ा, भातखेड़ी शाजापुर, मुल्ताई बैतूल और लखनादौन सिवनी में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? गोटमार मेला या गोफण माला मेला जाम नदी पर। कहाँ पे? छिंदवाड़ा में जाम नदी पर। कहाँ पे? छिंदवाड़ा में जाम नदी पर गोटमार मेला आयोजित किया जाता है, पांडुरनाथ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इंपॉर्टेंट है, आप हमने पूछा है, जरूर ध्यान दें आप। गोटमार मेला जाम नदी पर कहाँ पे? छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। आंसर हमारा छिंदवाड़ा। नेक्स्ट देखें आप। बिरहा गायन मध्य प्रदेश में कौन से अंचल में किया जाता है? बिरहा गायन इंपॉर्टेंट है। बिरहा गायन बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, मालवी में या मालवा में या निवाड़ी में। तो बिरहा गायन जो मध्य प्रदेश में कहाँ पे आयोजित किया जाता है? बघेलखंड क्षेत्र में आयोजित किया जाता है बिरहा गायन, है ना। निमाड़ी गायन कहाँ चलता है? निमाड़ क्षेत्र के आसपास चलता है। आपके मालवा की बात करें तो माच गायन चलता है, यहाँ पर आपके हिट गायन भी चलता है निमाड़ी मालवा क्षेत्र के आस में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। और आला और उदल की कहानियों के लिए आपका बुंदेलखंड क्षेत्र जाना जाता है। गणगौर क्षेत्र जो है आपका निमाड़ी जिला, है ना। तो आंसर बिरहा गायन कहाँ पे होता है? बिरहा गायन आपके बघेलखंड में आयोजित किया जाता है। चलें नेक्स्ट देखें आप। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये कौन सा है?
राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? नंदा देवी है, जिम कॉर्बेट है, कान्हा है या पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच की बात करें तो ये एमपी और एमएच महाराष्ट्र की सीमा पर पड़ता है, दक्षिण क्षेत्र में। कान्हा की बात करें तो ये आपके मंडला जिले में है। कहाँ पे है? मंडला जिले में कान्हा। नंदा देवी की बात करें तो उत्तराखंड में है, चमोली जिले के आसपास उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मेलकम हेली के नाम से। किसके नाम से? जिम कॉर्बेट का पुराना नाम क्या है? तो हेली मेलकम के नाम से इसे जाना जाता था। 1935 में इसकी स्थापना की गई और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? भारत के एक पक्षी शिकारी व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट नाम था। क्या नाम था? जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट के नाम पर इसको स्थापित किया गया और नाम क्या दिया ऐसे? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसे जाना गया। 1900 अभी वर्तमान की बात करें, 1900 के तो नहीं, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या कर दिया है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। ये नाम जरूर ध्यान दें आप, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट को ही कहा जाता है। और भारत में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से टीपी टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से की गई है। चलें नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है अगला। कस्तूरी मृग किस राष्ट्र कहाँ पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग कहाँ पाए जाते हैं? ग्रेट हिमालय में पाए जाते हैं, पिन पार्वती में पाए जाते हैं, दाचीग्राम में पाए जाते हैं, नागरहोल की बात करें। ग्रेट हिमालय की बात करें तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, पिन पार्वती ये भी हिमाचल प्रदेश में है। नागरहोल की बात करें तो ये आपके कर्नाटक राज्य में है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ग्रेट हिमालय नहीं, ग्रेट हिमालय आपके जो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर पहाड़ी मुर्गे और पहाड़ी चीतों का संरक्षण किया जाता है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है, जहाँ पर कस्तूरी मृग या सफ़ेद भालू का संरक्षण यहाँ पर किया जाता है। दाचीग्राम या डांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में, जहाँ पर किसका संरक्षण किया जाता है? कस्तूरी मृग और सफ़ेद भालू का संरक्षण किया जाता है। अब इसको जरूर देखें, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, अभी हमने एक बायो रिजर्व देखा था, आपने एक दो बायो रिजर्व बताए थे, एक तो मानस और डिब्रूगढ़ और मानस। अच्छा आप बताओ कहाँ होंगे? गुजरात में है या पश्चिम बंगाल में है या केरल में है या असम में है? तो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे पड़ता है? असम में है। मानस एक नदी है, क्या है? मानस एक नदी है, मानस एक बायो रिजर्व है और मानस जो है एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप से भी जाना जाता है, जहाँ पर एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जाता है। किसका संरक्षण? एक सींग वाले गेंडे का संरक्षण किया जाता है। भारत में गेंडा वाला राज्य किसे कहा जाता है? तो असम। और दूसरा राज्य जो है आपका पश्चिम बंगाल राज्य को गेंडा राज्य के नाम से जाना जाता है। दो जगह हैं, पश्चिम बंगाल का जलदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गेंडे के संरक्षण के लिए जाना जाता है। मानस और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में जाना जाते हैं, किसके लिए? आपके एक सींग वाले गेंडे के लिए। तो मानस कहाँ पे है? असम में स्थित है। चलें नेक्स्ट देखें आप। हरा सोना किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरा सोना, जल को, वन को, पहाड़ को या पहाड़ियों को, आप सिंपल से बता देंगे। हरा सोना किसे कहा जाता है? वन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हरा सोना वन को कहा जाता है। चलें नेक्स्ट देखिए आप। भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का प्रारंभ कब किया गया? 1970, 1985, 1955 या 1956, है ना। ठीक है, इसमें से ऑप्शन तो एक भी नहीं है। 1976 में पहली बार भारत में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 1976 में की गई है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में क्या है कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत अपने जो सरकारी जो जमीन या भूमि पड़ी है उस पर पेड़ पौधों का संरक्षण बड़े स्तर पर उगाना, यही सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत आता था। तो कब से शुरू किया गया? 1976 से सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। चलो नेक्स्ट देखें आप। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1985, 1992, 1988 या 1987? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, देखिए आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई। कब की गई? 1985 में की गई है। इंपॉर्टेंट है, 2 बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की गठन कब किया गया? 1985 में किया गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलें नेक्स्ट देखें आप। चिरोवा नृत्य किस राज्य का है? कौन सा नृत्य? चिरोवा नृत्य किस राज्य का? मिजोरम का, तमिलनाडु का, ये आपके पंजाब का,
और आपका छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में नृत्य है कर्मा नृत्य। कौन सा है? कर्मा। छत्तीसगढ़ में कर्मा नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है? कर्मा, छत्तीसगढ़। ठीक है। पंजाब में आपका भांगड़ा। कौन सा होता है? भांगड़ा और गिद्धा, है ना, भांगड़ा और गिद्धा होता है। मिजोरम, मिजोरम में चिरो नृत्य आयोजित किया जाता है। कौन सा नृत्य? चिरो नृत्य कहाँ होता है? मिजोरम। मेघालय और मणिपुर, इन क्षेत्रों में ये मिजोरम में और इन छोटे छोटे राज्यों में ये जो नृत्य है ये आयोजित किया जाता है। एक नृत्य है लाई हरोबा। कौन सा? लाई हरोबा। ये भी मिजोरम और मणिपुर, मेघालय राज्यों में किया जाता है। तमिलनाडु में एक बड़े उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है जलीकट्टू। कौन सा उत्सव? जलीकट्टू, जो एक वहाँ बड़े स्तर पर अभी 2016 में इसको बंद कर दिया था, लेकिन वापस वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको बहाल करके ये जलीकट्टू उत्सव मनाया जाता है। एक बेल को इसमें वश में किया जाता है ना। तो जलीकट्टू कहाँ का है? आपके तमिलनाडु का जो उत्सव है। छत्तीसगढ़ का कर्मा उत्सव और भांगड़ा और गिद्धा कहाँ? पंजाब का। मिजोरम में लाई हरोबा चिरोवा नृत्य आयोजित किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चिराओ नृत्य, मिजोरम। चले नेक्स्ट देखें आप। गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक। सबसे प्रतापी शासक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या कुमारगुप्त को? किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा, किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। कुमारगुप्त ने किसकी स्थापना की? कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किस विद्यालय की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो इन्हीं के शासन में कौन आया? फाहियान आया। कौन आया? फाहियान आया, जिसने फो क्यू की नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था? अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला में बिताया था। कहाँ बिताया? श्रवणबेलगोला में उनकी यहाँ पर मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त नगर मध्य भारत में कहाँ है? तो वो कहाँ पे है? आपके कर्नाटक में ही पड़ता है। चले नेक्स्ट देखें आप। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। चले नेक्स्ट देखें आप। इनमें से कौन सा परमार वंश का शासक नहीं है ना? उपेंद्र राज कृष्ण परमार वंश का शासक, राजा मुंज परमार वंश का शासक, राजा उदयादित्य ये भी परमार वंश का शासक, गंगेय देव ये कलचुरी वंश का शासक है। गंगेय देव कहाँ का है? कलचुरी वंश का शासक गंगेय देव। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गंगेय देव परमार वंश का शासक नहीं है। चले नेक्स्ट देखें आप। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव चंदेल किस वंश का शासक था? तो जैजाक मुक्ति के चंदेल वंश का शासक धंगदेव चंदेल था। कौन था? धंगदेव चंदेल। माहिष्मति के कलचुरी वंश के शासक जो है वंश के शासक हुआ करते थे। है वंश के शासक, है वंश के शासक सहस्त्र बाहु अर्जुन, है ना, जो है वंश के शासक थे, कलचुरी वंश के। त्रिपुरी के शासक जो त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? आपके जबलपुर में पड़ता है। और मालवा के परमार वंश जो राजा भोज है वो मालवा के परमार वंश के शासक हुआ करते थे। तो धंगदेव चंदेल जो कि जैजाक मुक्ति के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का जैजाक मुक्ति, मध्य प्रदेश का जैजाक मुक्ति किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जैजाक मुक्ति खजुराहो शहर को कहा जाता है, जो कि चंदेल वंश के शासक थे। जो वाकपति के दो पुत्र जय शक्ति और विजय शक्ति, जय शक्ति के नाम पर इस खजुराहो शहर का नाम क्या पड़ा है? जैजाक मुक्ति के नाम से इसे जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है। और ये धंगदेव चंदेल किस वंश के शासक? तो चंदेल वंश, धंगदेव चंदेल। ये 100 वर्ष पूरे होने के बाद में इन्होंने यमुना नदी में जीवित अवस्था में अपनी समाधि ले ली थी। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप। अब धंगदेव चंदेल ने आपका पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया और यहीं पर आपके विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया? धंगदेव चंदेल ने ही करवाया। आंसर हमारा जैजाक मुक्ति के चंदेल। मान कौतूहल संगीत ग्रंथ किसने लिखा है? राजा मान सिंह तोमर, रानी मृगनयनी, बेजू बावरा और स्वामी हरिदास, है ना। क्या कहा? मान कौतूहल रचना किसने है? तो राजा मान सिंह तोमर ने ही मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ की रचना की है। और इन्हीं की पत्नी थी, क्या नाम था? मृगनयनी, जो गुजरी के नाम से जानी जाती थी। किसके नाम से? जो गुजर वंश थी, जो मृगनयनी के नाम से जानी जाती थी। और इन्हीं के नाम से गुजरी महल ग्वालियर में बनाया गया है। बेजू बावरा चंदेरी अशोकनगर के ये एक वो थे
बैजनाथ मिश्र के नाम से इन्हें जाना जाता था। इसी ये भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। कौन? बैजू बाबरा, इसीलिए ये बाबरा के नाम से जाने जाते थे। कौन? बैजू बाबरा। इन्हीं की समाधि चंदेरी अशोकनगर में है। स्वामी हरिदास जो तानसेन के प्रथम गुरु थे। तानसेन के प्रथम गुरु कौन थे? स्वामी हरिदास। तानसेन के दूसरे गुरु का नाम क्या था? गोस मोहम्मद खान। और तानसेन और गोस मोहम्मद खान का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? ग्वालियर में ही बना है। मान कोतवाल राजा मान सिंह तोमर। चलें नेक्स्ट देखिए आप। असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? अहीर राजा आसा ने, मलिक रजा ने, दिलावर खां ने या सर्ववर्मन ने करवाया, है ना। जो कि सर्ववर्मन जो कि वर्धन वंश का शासक था। दिलावर खां जिसे हुसैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हुसैन के नाम से। दिलावर खां हुसैन के नाम से। इसने मालवा में स्वतंत्र गोरी वंश की स्थापना की। किसने? दिलावर खां गोरी ने, है ना। राजा अहीर राजा जो कि आपके बुरहानपुर में, कहाँ पे? अहीर राजा ने आपके बुरहानपुर में कौन सी नदी किनारे? ताप्ती नदी के किनारे असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और यहीं पर आशा देवी का मंदिर या इच्छा देवी का मंदिर यहाँ इसी असीरगढ़ के किले में बना हुआ है। और असीरगढ़ के किले को क्या कहा जाता है? असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? असीरगढ़ के किले को जाना जाता है। चलो नेक्स्ट देखेंगे आप। जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना कब की गई? 1905, 1906, 1907 या 1908 में? जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना 1905 में की गई। कब की गई? 1905 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल की स्थापना की गई थी। चलो नेक्स्ट देखें आप। बादल भाई आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ है ना। मध्य प्रदेश के सभी नाम है, बालाघाट है, मंडला है, छिंदवाड़ा है या सिवनी में। तो पहले देखें हम संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? पिछले वीडियो में देखा होगा आपने 18 मई को। 18 मई को क्या मनाया जाता है? संग्रहालय दिवस या म्यूजियम डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 18 मई को मनाया जाता है। बादल भाई आदिवासी संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है और इसे 1954 में स्थापित किया गया था। किसे कब स्थापित किया गया? 1954 में स्थापित किया गया था। तो बादल भाई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पे है? आपके छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1954 में की गई, बादल भाई आदिवासी संग्रहालय। चलें नेक्स्ट देखिए आप। भोपाल स्थित भारत भवन के उपभाग में नाटकों का आयोजन होता है, उसका नाम क्या है? भारत भवन की नींव कब रखी गई? भारत भवन की नींव 13 फरवरी 1982 को किसके द्वारा रखी गई थी? चार्ल्स कोरिया के द्वारा रखी गई। किसके द्वारा? चार्ल्स कोरिया के द्वारा रखी गई थी। और इस भवन के उपभाग को रंगमंडल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रंगमंडल के नाम से इसे जाना जाता है। यही भाग उसी के ही भाग है, लेकिन रंगमंडल मुख्य रूप से इसका उपभाग के नाम से इसे जाना जाता है। चले नेक्स्ट देखेंगे आप अगला क्वेश्चन। रंगकर्मी बाबा डीके द्वारा रचित प्रमुख नाटक का नाम क्या है? सैया भैया कोतवाल, मुजरिम हाजिर हो, अकाल तांडव या बकरा कैंप, है ना। तो रंगकर्मी बाबा डीके मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले से संबंधित हैं बाबा डीके। और इन्हें अकाल तांडव के जो एक ग्रंथ है इसकी रचना इन्होंने की है। किसने? रंगकर्मी बाबा डीके ने। तो अकाल तांडव किसने लिखा है? रंगकर्मी बाबा डीके ने लिखा है। और मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो मध्य प्रदेश के ये नीमच जिले से संबंधित है बाबा डीके। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है डियर। तो इस तरह से आज हमने 50 क्वेश्चन किए हैं। आपको अच्छे लगे तो आप इनको ज़रूर ऐड करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।